तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ दूसरा पार्ट लेकर के पहले चैप्टर का। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था पहले चैप्टर का आपके लिए। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर तब इसको देखिएगा। मैं आपको इसे लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। बहुल आवेशों के कारण बल के लिए व्यंजक। जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, दो आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक। अब बहुत सारे आवेशों तब बल कैसे लगेगा, तो इसे देख लेते हैं। तो देखिए, माना माना Q1, Q2, Q3 डेड एस Qn आवेशों का, और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि Q3 तक लाए, Q4 भी ले सकते हो। डेड एस Qn आवेशों का Qn आवेशों का एक निकाय है। ठीक है, एक निकाय है। निकाय है, ठीक है। निकाय क्या होता है? निकाय तो ये पेन भी है। जैसे अगर ये पेन में ये नहीं हो इसका निब, तो ये काम करना बंद हो जाएगा। तो पूरे सभी चीजें मिलकर के एक निकाय बनाती है। ठीक है, ये इसकी बॉडी है। अगर बॉडी हो और ये ना होने पे इससे चलने के लिए, तो फिर निकाय काम नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या है, ऐसे ही कई सारे आवेश मिलकर के एक बॉडी यानी एक निर्माण, एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा माना Q1, Q2, Q3, Q4 डेड एस Q1 आवेशों का एक निकाय है जो जो निर्वात में स्थित है। आप निर्वात कह सकते हैं या के परावर्तक वाले माध्यम में कह सकते हैं। निर्वात में जो निर्वात में स्थित है। ठीक है, जो निर्वात में स्थित है। ओके, अच्छा देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है हमारा, ये मूल बिंदु P है। यहाँ से कोई आवेश है Q1। ठीक है, यहाँ से कोई दूसरा आवेश Q2 है कुछ दूरी पर, और यहाँ से कोई आवेश है एक और, ये Q3 आवेश है। तो अब इस निकाय के अंदर बच्चों, जो बल जो लगेंगे इसमें, तो इन आवेशों के बीच लगेंगे। बल तो आवेशों के बीच लगता है, तो इस आवेश के बीच और इस आवेश के बीच बल लगेगा। इस आवेश और इस आवेश के बीच भी बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता, बल निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, आवेश पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों आवेश पता है, Q1, Q2, बीच की दूरी नहीं पता। हम मान लेते हैं दूरी है R, और ये Q1 और ये Q2 है, तो हम R12 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये Q1 है और ये Q3 है, तो यहाँ से इनके बीच की दूरी R13 लिख दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ कोई और भी आवेश होगा Q4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या लिख सकते हैं, R14 लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ऐसे ही और Qn आवेश भी होगा यहाँ पर। ऐसे ही डेड बहुत सारे आवेश हो, Q5, Q6, Q7, ऐसे यहाँ पर हमारे पास Qn भी होगा। तो Qn की इससे दूरी क्या होगी, R1n होगी, राइट। क्या कह सकते हैं, R1n होगी ये जो दूरी है। ठीक है, राइट। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हमने कहा माना Q1, Q2, Q3, Q4 Q1 आवेशों का एक निकाय है जो निर्वात में स्थित है। ठीक है, इसमें इसमें आवेश Q1 से आवेश Q1 से Q2, Q3, Q4 आवेशों की दूरियां, आवेशों की दूरियां, आवेशों की क्या बच्चों, दूरियां। हमने कहा इसमें Q1 आवेश से Q2, Q3, Q4 ऐसे ही Qn आवेशों की दूरियां, ये Q4 Qn Qn आवेशों की दूरियां क्रमशः क्रमशः अच्छा, Q1 की Q2 तक की दूरी क्या, Q1 से Q यानी Q2 की Q1 से दूरी क्या, R12, तो यहाँ पे R12। ठीक है, और यहाँ से Q3 की दूरी क्या है, R13, R13। ऐसे ही Q4 की दूरी क्या है, R14। क्या है, R14 ऐसे ही Qn की दूरी क्या होगी, R1n, राइट। क्या होगी, R1n है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये इनके बीच की दूरियां पता है हमको, तब और इनके बीच में क्या लग रहे होंगे, सब बल भी लग रहे होंगे। ठीक है,
तब आवेश तब आवेश इसके द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर बल, तब आवेश Q2 व Q1 के बीच बल। अगर हम ये कहें कि ये Q1 और Q2 के बीच का बल है वो F12 हो, Q12 नाम इसलिए दे दे रहे हैं कि ये Q1 आवेश है और Q2 है। ऐसे ही इनके बीच में जो बल होगा वो F13 होगा क्योंकि ये Q1 है और ये Q3 है। ऐसे ही ये Q1 और Q4 है तो इनके बीच में जो बल लग रहा होगा F14 होगा। ऐसे ये Q1 और Qn है तो इनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो क्या लगेगा, F1n लग रहा होगा, राइट। तो हमने कहा तो आवेश Q2 व Q1 के बीच बल F1n F12 बराबर कूलॉम के नियम से आप जानते हैं Q1 और Q2 के बीच में जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q1 और Q2 अपॉन बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R12 का स्क्वायर, राइट, R12 का स्क्वायर। आप यहाँ पे एक बात और मेंशन कर सकते हैं चाहे तो, क्या, देखिए जो इसमें जो बल लगते हैं ना वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसमें हम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेंगे। अध्यारोपण क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा, ठीक है, वो किसी अन्य आवेश के आ जाने पर प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए Q4 और Q1 के बीच बल लगेगा तो Q2 से प्रभावित नहीं होगा, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहती है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बात मेंशन कर सकते हैं कि कब यहाँ यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत व कूलाम के नियम का पालन होगा। क्या होगा भाई, पालन होगा, राइट। अब हमने कहा था, वापस आ जाते हैं अपनी बात पर। हमने कहा कि तब आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है वो क्या होगा, हमने कहा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। अब देखिए जो बल लगता है वो R12 के अनुदिश से लगता है, यानी या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये दूर भागेंगे ऐसे, और आकर्षण लगेगा तब भी ऐसे आएंगे सीधे। तो इस R यानी जो रेखा है इस पर बल लगेगा, इस रेखा पर बल लगेगा भाई साहब। तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है तो R12 के अनुदिश होगी, तो यहाँ R12 कैप लिख देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। R12 कैप ये डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही इसी प्रकार Q3 व Q1 के बीच बल, Q3 व Q1 के बीच बल अगर F13 है, ये क्या है F13। अब F13 जो बच्चों बल है, ठीक है, वो भी कूलाम के नियम का इसमें पालन होगा। कूलाम का नियम के अनुसार यानी ये Q1 और Q3 के बीच में बल, तो F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 और दूसरा आवेश क्या है यहाँ पे Q3 है, तो इंटू Q3 अपॉन बीच की दूरी क्या है R13 है, तो R13 का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है इसकी R13 कैप इसके अनुसार होगी, राइट। अच्छा, ये इसी प्रकार अब ऐसे हम निकालते रहेंगे। कब तक निकालेंगे, n आवेश है, बहुत सारे आवेश है, तो हम कब तक निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे आवेश है। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार Q4, अब Q2 द्वारा हो गया, Q3 द्वारा होगा, ऐसे Q4 Q5 Q6 ऐसे बहुत सारे आवेश होंगे, इसमें n तक आवेश है तो Q6 डैश Qn आवेशों द्वारा इसी प्रकार Q4 Q5 Q6 डैश Qn आवेशों द्वारा Q1 और बल क्रमशः क्या होंगे आप बताएं। क्रमशः देखो Q1 द्वारा जो बल है Q2 पर वो है F12, Q3 द्वारा जो बल है वो F13 है। ऐसे Q4 द्वारा क्या होगा F14 होगा, ऐसे Q5 द्वारा क्या होगा F15 होगा, ऐसे ही Q6 द्वारा क्या होगा F16 होगा डैश। ऐसे ही Qn द्वारा बल कितना लगेगा F1n होगा। बोलो
F1N होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे रिपीट करना है आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, अब हमारे पास इतने बल हो गए कि इसके द्वारा बल इस पर लग रहा है, Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, Q4 द्वारा, Q5 द्वारा, सभी आवेशों द्वारा बल लग रहा है। तो परिणामी बल निकालेंगे तो परिणामी बल या कुल बल हम कहें तब इस पर बल, तब निकाय पर कुल बल, तब निकाय पर, तब बच्चों किस पर? निकाय पर, निकाय पर क्या? कुल बल, निकाय पर कुल बल, और कुल बल निकालेंगे तो बच्चों ऐड हो जाएंगे। F बराबर, यानी F12 पहला बल है, F12 प्लस F13, सभी बलों को जोड़ देंगे ना, F12 F13 F14, F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस Z सात तक F1N तक, बोलो ये सभी बल जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू लगा देंगे, जैसे F12 F13 की। अब देखो कैसे, देखिए F बराबर, आप जानते हैं F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, ये वैल्यू लगा था यहाँ पर, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 into Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, राइट, प्लस दूसरे F13 की वैल्यू क्या है? F13 की वैल्यू क्या है भाई, ये डिलीट कर, F13 की वैल्यू क्या है? ये है F13 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, ये वैल्यू है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 into Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, प्लस ऐसे ही और भी वैल्यू आती जाएंगी, डेट हम कर दे रहे हैं। ऐसे ही Qn जो है, Qn द्वारा जो बल है F1N, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो है नहीं। अब इसी आधार पर जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो Q1 और Qn के बीच में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Qn और Q1 के बीच, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 और दूसरा आवेश क्या है Qn अपॉन R1N का स्क्वायर इंटू R1N का कैप, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू है वो कॉमन दिखाई दे रही होंगी आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए सभी में है, Q1 भी सब में है, ठीक है, तो Q1 भी कॉमन ले लो। बाकी देखो Q2 Q3 ये चेंज हो रहा है, R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर ऐसे, R14 स्क्वायर ऐसे आएंगे, R1N स्क्वायर चेंज हो रहा है, तो सिर्फ यही इसमें कॉमन है। बाकी बचा क्या, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, प्लस बचा ऊपर Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, प्लस ऐसे ही आगे यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर चला गया, ये चला गया बाहर, ऊपर बचा Qn अपॉन R1N का स्क्वायर इंटू R1N का कैप, ये बचा। अब देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, देखिए एक एग्जांपल समझो आप, जैसे मान लो अगर Z बराबर कोई भी वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, मैं इसको एक व्यंजक के रूप में अगर लिखना चाहूँ, ठीक है भाई, व्यंजक के रूप में लिखूंगा, तो ये सभी देखो प्लस हो रही है, और प्लस को शो करने के लिए सिग्मा का यूज किया जाता है, तो ये सिग्मा हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये जो संख्या कहाँ से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो मैं यहाँ से कोई एक वैल्यू पुट कर लूंगा, यहाँ पर रख लूंगा जैसे x। अच्छा, जहाँ चेंजिंग आ रही है कहाँ आ रही है, ये नीचे सफिक्स में 1 2 3 4, जहाँ चेंजिंग आ रही है यहाँ पे मान लेते हैं हम i, और ये इसमें आप लिमिट लगाएंगे, ये कहाँ से शुरू हो रहा था 1 से, और कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो ये लिमिट लगी, और इसको हम ये पूरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे जब एक्सपेंड करेंगे, इसे खोलेंगे, तो देखिए सिग्मा बता रहा है जोड़ना है आपको, लिमिट कह रहा है 1 से लेके 4 तक की है, और एक्स आई यानी इस पे लगानी है, तो एक्स आई की वैल्यू 1 से शुरू करो और प्लस लिखते 4 तक जाओ, x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसे करके, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन इसमें फॉलो होगी। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो जैसे देखिएगा, देखो भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 हो गया, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो Q12 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप सीरीज में चल रहा है, यहाँ Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस ऐसे ही Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप ऐसे बीच में हो गए, और यहाँ पर Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n का कैप, ये क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, और सभी जुड़ रहे हैं तो हम सिग्मा का चिन्ह ले लेंगे सभी के लिए। अब इसमें से कोई भी एक पद ले लो, जैसे इधर हमने x लिया था तो यहाँ से एक पद ले लिया हमने q, और अपॉन, अब यहाँ चेंजिंग आ रहा है देखो 2 2 2 3 3 3, ये चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसी जगह पे हम i मान लेंगे जहाँ चेंज हो रहा है। तो Q2 जहाँ चेंज हुआ हमने i मान लिया, और R1 तो 1 है, देखो सब जगह 1 है, चेंज कहाँ हुआ है 2 3 ऐसे करके, तो 2 की जगह पे i आ जाएगा, और स्क्वायर लगाइए इसके ऊपर तो लगा रहने दीजिए, और R1 और 2 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर i, और ये हो जाएगा क्या, और यही आपका क्या है बेटा, यही आपका बहुल आवेशों के बीच बल के लिए सूत्र है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन उससे पहले आपको हमें परीक्षण आवेश बताना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, अब परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, देखो इसमें इसके बारे में कोई ऐसी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे आपको जानना जरूरी है। परीक्षण आवेश एक काम की चीज है, ठीक है, आपको बहुत सारे डेरिवेशन में यूज होती है कि परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, हर बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, यह एक काल्पनिक आवेश है, यह एक क्या है, काल्पनिक आवेश होता है, यह काल्पनिक आवेश होता है, यह एक काल्पनिक आवेश होता है, राइट, इमेजिनरी से माना जाता है भाई। ठीक है, इसे अजूम किया जाता है, और दूसरा है, ठीक है, इसे सदैव धनात्मक लिया जाता है। परीक्षण आवेश को कैसा मानते हैं हम, परीक्षण आवेश को हम कैसा मानेंगे बच्चों, धनात्मक, इसे सदैव धनात्मक लेते हैं, इसे सदैव कैसा माना जाता है, धनात्मक लिया जाता है, यानी पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये इसे सूक्ष्म माना जाता है, परीक्षण आवेश को सूक्ष्म आवेश माना जाता है, तो इसे सूक्ष्म माना जाता है, इसे बोलिएगा, इसे सूक्ष्म माना जाता है, राइट, सूक्ष्म माना जाता है। ठीक है, और चौथी बात है, अच्छा इसे हम Q0 से डिनोट करते हैं, इसे Q0 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसे Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई साहब, इसे Q0 से डिनोट करते हैं। ये रही बातें परीक्षण आवेश के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो विद्युत क्षेत्र को समझिए, इससे पहले हमने आवेशों के बारे में पढ़ा, आवेशों के बीच में जो बल लगते हैं उनके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, देखो बेटा वेरी सिंपल, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या है ये, आवेश, आवेश या आवेश समुदाय, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आवेश या आवेश समुदाय, आवेश समुदाय के चारों ओर का, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाए जाने पर, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को लाए जाने पर, परीक्षण आवेश अभी बताया मैंने आपको, परीक्षण आवेश को लाए जाने पर, लाए जाने पर, लाए जाने पर वह किसी प्रकार के, वह किसी प्रकार के विद्युत बल का अनुभव करता है, किसी प्रकार के क्या, विद्युत बल का, विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल किसे कहते हैं, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, ये पढ़ चुके हम, विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है बच्चों, विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा, अगर बेटा मैं यहाँ पे उलाला भी लिख दूंगा, मैं वो भी आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे आवेश है यहाँ पर कोई, क्यों, आवेश समुदाय का मतलब होता है आवेशों का ग्रुप,
ग्रुप, मतलब बहुत सारे आवेश, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश हो, ये ग्रुप है। ऐसे ये आवेश है, कोई एक आवेश या आवेश समुदाय, तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाए जाने पर, अब यहाँ पे कोई इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश लेके आया है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, तो ये बताओ ये परीक्षण आवेश है और ये आवेश है, तो ये बताओ मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई आवेश पास पास आते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। हमने आपको वैद्युत बल के बारे में बताया था, आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो इस आवेश को यहाँ लेकर आएंगे तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कौन सा बल लगेगा, हमने कहा किसी प्रकार का वैद्युत बल का अनुभव होता है, किसी प्रकार से मतलब है या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये तो प्लस का है, और ये अगर ये माइनस का आवेश हुआ तो आकर्षण बल लगेगा, अगर ये प्लस के आवेश हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। सेम इधर सिचुएशन है, ठीक है। और अगर ये इसकी एक एरिया होगा जहां तक ये बल लगेगा, इसके बाहर जाने पर बल नहीं लगेगा, तो जहां तक बल लगेगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र कह देंगे। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाए जाने पर वह किसी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, राइट। आवेश के आसपास का क्षेत्र है जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो किसी प्रकार के बल का अनुभव करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसे समझिए। देखो बेटा, देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अभी वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, अच्छा परीक्षण आवेश का एकांक परीक्षण आवेश ऐसे कह दो, एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले लगने वाले लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई साहब समझ में आई बात नहीं आई। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे, हमने कहा कोई ये आवेश अथवा आवेश समुदाय के वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश रखा है, इस पर कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये बल लगेगा, तो E बराबर हम कह सकते हैं F/Q0। ये तो ये Q0 अगर एकांक मान लिया जाए बच्चों, इस फॉर्मूले से अगर देखें Q0 बराबर एकांक, क्या एकांक, एकांक का मान होता है, एकांक का मतलब होता है एक, एक मान, तो अगर ये एकांक है तो E बराबर F/1 हो जाएगा। 1 का मतलब है F E के बराबर हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो हम ये कह देंगे कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, अब एकांक हो गया तो ये जो बल है ना E के बराबर हो जाएगा। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक का मतलब इसका मान क्या है, एक है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बच्चों इसे ई से डिनोट करते हैं, इसे ई से, इसे किससे डिनोट करेंगे बच्चों, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों F/Q0, Q0 परीक्षण आवेश है, राइट। अच्छा इसका जो है मात्रक होगा बच्चों, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक होगा इसका, इसका बल का मात्रक क्या होता है बताओ, न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है बच्चों, न्यूटन होता है। अच्छा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
अच्छा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक कमेंट करके बताएं आप लोग। अच्छा, मात्रक, इसका मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र, एकल बिंदु आवेश के कारण, राइट। तो देखिए, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे हम। जैसे कि हमने आवेश पढ़े, उसके बारे में हमने आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए सूत्र पढ़ा। ठीक है, वो कूलाम का नियम, और उसके बाद में बहुल आवेश के बीच में बल पड़ा। फिर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आवेश के कारण कितनी होगी, बहुत सारे आवेशों के कारण कितनी होगी, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। एकल का मतलब होता है सिंगल, सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि एकल बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश के कारण। ठीक है, तो यहां से देखिए, माना माना कोई माना कोई प्लस क्यू आवेश है, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो के परावैद्युतांक वाले, आप के परावैद्युतांक कहें या निर्वात कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो के परावैद्युतांक वाले, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है बच्चों, स्थित है। माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तब तब इससे तब इससे आर दूरी पर तब इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर स्थित बिंदु पी पर क्या करना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करनी। तीव्रता के लिए सूत्र की क्या करनी है, स्थापना करनी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, तब यहाँ पर एक आप प्लस क्यू आवेश मान लीजिए बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से दूरी इसकी आर है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है। ठीक है, तब एक पी पर कोई यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी तो आप वैद्युत बल का अनुभव करेंगे, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो हमने कहा तब तब बिंदु पी पर स्थित तब बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश परीक्षण तब बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट द्वारा क्यू पर बल, क्या कहें, तब बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल, क्यू नॉट पर बल। अब जो क्यू नॉट पर जो बल निकालेंगे वो कूलाम के नियम से निकालेंगे, और कूलाम का नियम क्या कहता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K पर आर गया तो K लिख दो, और Q1 इंटू Q2, Q1 की जगह पे ये Q आ गया, और Q2 की जगह पे क्या आ गया, Q नॉट, और अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी दूरी आर है, समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यदि यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता E है, तब E बराबर क्या होता है बच्चों, तब E बराबर क्या होता है, E बराबर अभी पढ़ा है आपने F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है भाई साहब। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है, तो हम क्या करें, F का मान समीकरण फर्स्ट से यहाँ रख दो। समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट से इसका मान F का मान F का मान सम्मान रखने पर मान रखने पर F का मान रखने पर भाई साहब मान रख देंगे बच्चों। E बराबर F की वैल्यू यहाँ पे रख दो, F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बेटा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या क्यू नॉट लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर वाली संख्या बट्टे में, नीचे वाली बट्टे में नहीं है, तो नीचे 1 करेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और इन दोनों का बीच में, तो होगा क्या भाई साहब, E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और Q0 पहुंच जाएगा इसके पास, 1 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू Q नॉट अपॉन Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आएगा बच्चों, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी आपको आई हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, पूरा कोर्स करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एकदम सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।